दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा सुकीर्ति। तो स्वागत है आपका सुकीर्ति क्लासेस में, जहां हमने पिछले क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के लेखपाल में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन किया था। तो उसी की अगली कड़ी में मैं यहां पर क्वेश्चन लेकर आई हूं। अगर आपने उन क्वेश्चनों को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। अब इसमें 2019 का पेपर है, वो मैंने 2022 का उसमें डिस्कस कर रखा है। सबसे लेटेस्ट पेपर वही था। फिर उसके बाद 2019 का पेपर है जो आज मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें पूछा गया है निम्न में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसमें सीधे सीधे आंसर तो दिख जाता है, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अब इसमें विशेषता क्या है। अब एक एक ऑप्शन पे पहले जाने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत में जो आधुनिक विश्वविद्यालय उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो अब सबसे पहले हम लोग ध्यान करते हैं तो जो बंगाल वाला क्षेत्र है वो पुनर्जागरण के केंद्र के रूप में भी देखा गया। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 2 कॉलेज स्थापित होते हैं वहाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कॉलेज जो हिंदू कॉलेज के नाम से जाना गया 1817 में, हिंदू कॉलेज जिसे प्रेसिडेंसी कॉलेज का भी नाम दिया गया या प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है उसको, और उन्हीं के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई। और फिर उसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना होती है। फिर आगे हम जब बढ़ते हैं तो डलहौजी का जब टाइम पीरियड चलता है 1848 से लेकर 56, उसी के टाइम पे वुड्स डिस्पैच प्रस्ताव लाया जाता है। अब इसके तहत भारत में जितने भी शैक्षणिक विकास है उसकी योजना बनाई जाती है। उस योजना के आधार पे जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, चाहे फिर हायर एजुकेशन हो, दोनों से संबंधित काम किए जाते हैं। तो हायर एजुकेशन में चले जाएंगे तो वहाँ पर 1856 में 3 कॉलेज की स्थापना होती है। एक होता है कलकत्ता, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास। फिर हम जब आगे उस श्रेणी में बढ़ते हैं तो 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। अब ये पंजाब विश्वविद्यालय उस समय तो लाहौर में होता है, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप लोकेशन इसकी चेक करेंगे तो आपको ये चंडीगढ़ में मिल जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में खासियत ये है कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के रूप में चर्चित है। अब इसकी चर्चा इस वजह से की है क्योंकि ये यूपीपीसीएस के पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो इलाहाबाद हो जाएगा 1887। फिर हम यहीं बढ़ते हैं आगे, जब एनी बेसेंट आती है। एनी बेसेंट के टाइम पीरियड पे हम लोग देखते हैं 1898 में वहीं बनारस में ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। अब इसी को ही परिष्कृत रूप में मदन मोहन मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित कर देते हैं। अब मेनली हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय होता है 1916 में जब ये स्थापित किया जाता है तो यहाँ पर तात्कालिक जो वायसराय होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उसको बुलाया जाता है। महात्मा गांधी जी का वो फेमस भाषण भी आता है जिसमें वो कांग्रेस से कह रहे होते हैं कि अगर आपको कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करना है तो आम जन को या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें, गाँव गंवई के लोगों को भी इसमें हिस्सेदारी दो और उन्हें भी इसमें शामिल करो या उन लोगों को साथ में लेके चलो। तब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है एक व्यापक जनाधार के साथ राष्ट्रीय पार्टी के रूप में परिष्कृत रूप से निखर कर आएगी। अब इसी के बाद हम देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया दौर ही आ जाता है जिसे हम गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये तो रही पूरी यात्रा। अब यहाँ पर देख लेते हैं चारों ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है रविन्द्रनाथ टैगोर। एजुकेशन को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर में हम जाते हैं तो 1901 में शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में ही है, तो वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ही करते हैं। इससे पहले हालांकि इनके जो पिताजी होते हैं वो वहीं पर शांति निकेतन में पहले एक आश्रम चलाते हैं, लेकिन बाद में इसी को स्कूल के रूप में कन्वर्ट करवा देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अब इन्हें हम नोबेल लॉरिएट के रूप में, एशिया का पहला नोबेल इन्हीं को ही मिला था। अब इस स्कूल के बारे में खासियत ये थी कि ये ब्रह्मचर्य मॉडल पर आधारित था, एक आवासीय विद्यालय था। फिर आगे जब हम देखते हैं कि 2023 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इसे घोषित कर दिया गया। अब ये मैंने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि यूपीएससी में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो उसमें ये भी ऑप्शन पूछा गया था, ये ऑप्शन उसमें दिया गया था, इसलिए मैंने बता दिया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। उसमें रानी की बाव को लेकर के भी ऑप्शन था, 2-3 ऑप्शन और भी दे रखे थे साथ में। अब अगला देखते हैं, इसमें दूसरा दे रखा है गणेश शंकर विद्यार्थी। अब गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में हम देखते हैं तो गणेश शंकर विद्यार्थी एक एक्टिविस्ट के रूप में जाने गए जो कानपुर में थे। अब कानपुर में एक पत्रकार के रूप में भी थे जो एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर जिसको प्रताप के नाम से जानते हैं,
तब इसमें प्रताप न्यूज़पेपर जो साप्ताहिक न्यूज़पेपर था उसकी खासियत ये भी थी कि अब जो भगत सिंह थे, भगत सिंह इसमें अपने एक छद्म नाम शायद उनका बलवंत था, उसी नाम से इसमें पत्र लेखन करते थे। फिर हालांकि आज़ादी के बाद अगर देखते हैं तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर ही यहाँ पर अब कानपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा चुका है। फिर आगे देखते हैं गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में हम लोग इस तरीके का शिक्षण कोई संस्थान तो नहीं दिखता, हाँ, लेकिन ये चीज़ देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बढ़त है या उनकी भूमिका को आगे बढ़ाया। साइमन कमीशन का विरोध भी इन्होंने किया था। उससे पहले काकोरी जो कांड ट्रेन एक्शन हुआ था उसमें जो कमेटी बनाई गई थी उसकी भी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और वहीं पर आगे जब जाते हैं तो भारत शासन अधिनियम के बाद 1935 की जो प्रांतीय सरकारें होती तो उत्तर प्रदेश के प्रीमियर के रूप में भी गोविंद वल्लभ पंत ही आते हैं। और जब देश आज़ाद होता है तो उत्तर प्रदेश के पहले तो मुख्यमंत्री ही बनते हैं गोविंद वल्लभ पंत। अब हम आगे देखते हैं अगला जो ऑप्शन दे रखा है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को 2-3 चीज़ों को लेकर देख सकते हैं कि अब यही थे जिन्होंने हिंदू भाषा का समर्थन किया। चौरी चौरा के टाइम पे जो भारतीयों के बचाव में कमेटी बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता भी यही करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं स्त्री शिक्षा को लेकर के या हिंदू अधिकारों को लेकर के बात करते हैं। वहीं जैसे जिस तरीके से मुस्लिम लीग का गठन किया जाता, मुस्लिम लीग का गठन होता है एक सांप्रदायिक पार्टी के रूप में, तो उसी तरीके से उसी के समानांतर हिंदू महासभा भी गठित करते हैं यही। फिर अगले ऑप्शन में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इससे तो पूरा डिस्कशन हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर है, तो सीधे सीधे हो जाएगा इसका लखनऊ में। अब बड़ा इमामबाड़ा के बारे में खासियत क्या है, मेनली बड़ा इमामबाड़ा जो है, अब इसमें 2 चीज़ें एक साथ हैं। लखनऊ के बारे में एक रूमी दरवाजे के बारे में क्वेश्चन आता है कि रूमी दरवाजा जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो रूमी दरवाजे से लिया गया है। अब रूमी दरवाज़ा और जो बड़ा इमामबाड़ा है, अब इन दोनों इमारतों को देखोगे ये पास ही पास में बनी हुई हैं। यहाँ तक कि जो अवध का नवाब था आशफुद्दौला, उसी ने 1784 में दोनों का निर्माण कंप्लीट करवा दिया था। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला नहीं है कि अब ये दोनों एक ही साथ एक ही जगह पे बने हुए हैं। आप जब बड़ा इमामबाड़ा जाएंगे तो वहाँ आपको रूमी दरवाज़ा भी देखने को मिलेगा, तो उसी के साथ ही में बना हुआ है। तब हम देख लेते हैं बड़ा इमामबाड़ा जो स्मारक है इसकी खासियत, इसकी वास्तु स्थापत्य कला को लेकर। तो इसमें देखते हैं कि एक जो बोलते हैं बड़ा इमामबाड़ा जो है अवधी वास्तुकला का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब अवधी वास्तुकला थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, थोड़ा और इसको आसान कर देते हैं। अवधी वास्तुकला जिसमें कि मुग़ल वास्तुकला और फ़ारसी वास्तुकला और भारत की जो स्थानीय शैली, इन तीनों का अनूठा जो मिश्रण है वो अवधी वास्तुकला है के रूप में जाना जाता है। अब बड़ा इमामबाड़ा की 1-2 खासियत और देख लेते हैं बड़ा इमामबाड़ा के बारे में। अब जो ये अवधी वास्तुकला के बारे में 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ। जैसे इसकी जो गुंबद आप देखेंगे, मेहराब देखेंगे, नक्काशीदार जो फूल पत्ती वगैरह बनाई जाती, जालियाँ नुमा संरचना हो गई और सजावट, इस तरीके का बड़ा इमामबाड़ा का आपको वास्तुकला देखने को मिलेगी। फिर आगे देखते हैं एक चीज़ और, एक इसकी और खासियत है कि बड़ा इमामबाड़ा मेनली हम लोग बचपन से इसको देखते चले आ रहे हैं कि भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे जब देखते हैं इसके निर्माण में, देखते हैं बड़ा इमामबाड़ा के निर्माण में, तो जो पत्थर है, पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने का प्रयोग किया गया है, किसी तरीके का सीमेंट नहीं है। फिर वहीं पर जो रूमी दरवाज़ा है, रूमी दरवाज़ा जो कॉन्स्टेंटिनोपल है या फिर आज वर्तमान समय का जो तुर्की में वो इस्तांबुल वाला जो क्षेत्र है, उसी के दरवाजे की नकल के आधार पर बना है, इसलिए रूमी दरवाजे को तुर्की दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे हम इसके अगर ऑप्शन पे जाते हैं, ये तो क्वेश्चन पे हो गया डिस्कशन। अब ऑप्शन पे जाते हैं तो वाराणसी दे रखा है। वाराणसी में देख लेते हैं, तो वाराणसी में जो औरंगजेब था उसने आलमगीर मस्जिद बनवाया था। अब कानपुर में इस तरीके की कोई मुग़ल संरचना समझ में तो नहीं आ रही जो पेपर में पूछी गई हो। प्रयागराज चले जाते हैं तो वहीं इलाहाबाद का किला मिल जाता है, अकबर द्वारा बनवाया गया। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। शेर बलिया, अब सीधे सीधे आंसर है इसका चित्तू पांडे। चित्तू पांडे जो थे वो शेर बलिया के रूप में शेर बलिया के नाम से जाने गए। अब इसमें देखते हैं चित्तू पांडे कब जाने गए, क्यों जाने गए, क्या कारण था। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में स्थिति क्या होती है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पूरा विस्तार से किया था उसमें, कि 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। उसी की पृष्ठभूमि के आधार पर जब गांधी जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं, तो
करो मरो का नारा के साथ तो वो 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन रातों रात जितने बड़े नेता होते हैं ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अगले दिन चली जाती है जो लीडरशिप जाती है कि अब बड़े नेता तो सारे गिरफ्तार हो गए, तो जो सेकंड लाइन के लीडर होते हैं वो इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। अब वो तो नेतृत्व कर रहे होते हैं, उसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के अलग अलग जगहों में लोग क्षेत्रीय स्तर पर एक्टिवेट होते हैं और जो अंग्रेज होते हैं उनका प्रतिकार करते हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहली समानांतर सरकार, मतलब अंग्रेज़ों की सरकार को ख़त्म करके सबसे पहली समानांतर सरकार यूपी के बलिया में जो चित्तू पांडे होते हैं उन्हीं के नेतृत्व में गठित की जाती है। अब अंग्रेज़ों द्वारा जितने भी काम कराए गए होते हैं, चाहे टेलीग्राफ वगैरह वगैरह, रेल की पटरी उखाड़ना या फिर अंग्रेज़ों की सरकार को नकारना, ये सारे काम चित्तू पांडे, इसीलिए उनको शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो चित्तू पांडे उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अब फिर बाकी रेस्ट जो अदर ऑप्शन है उनमें जाते हैं, तो सबसे इसमें आ जाते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है उसके अग्रदूत या उसके चिनगारी का काम मंगल पांडे ही करते हैं। अब इनसे जुड़े पेपर में पूछे गए जो क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं कि जो चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध, जो जिसमें गाय और सूअर की मांस की चर्बी मिलाने की बात कही गई, उसके विरुद्ध ये 29 मार्च 1857 को ये घटना होती है। उसी के बाद उसी के खिलाफ मतलब ये लेफ्टिनेंट वाघ की हत्या कर देते हैं। होते तो ये बलिया से ही क्षेत्र से हैं जहाँ से चित्तू पांडे हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति बैरकपुर में होती है। पूछ लिया जाता है कि किस सेना के हिस्से या किस छावनी के हिस्से के रूप में थे, तो वो 34 नेटिव इन्फेंट्री के रूप में 34 नेटिव इन्फेंट्री का हिस्सा होते हैं। फिर वहीं आगे देखते हैं तो 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। अब इसके बाद घटनाक्रम शुरू हो जाता है जो मेरठ, दिल्ली, फिर उसके बाद लखनऊ, अवध नहीं, लखनऊ वही अवध वाला क्षेत्र है, फिर लखनऊ का क्षेत्र चले जाओ, फिर बरेली का क्षेत्र, कानपुर का क्षेत्र, जगदीशपुर, इस तरीके के अलग अलग क्षेत्रों में 1857 की क्रांति घटित हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, जब आगे फिर अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो होते हैं, अब इनकी एक्टिविटी हम लोग HRA की स्थापना जब 1924 में होती कानपुर में, तो उन्हीं के एक क्रांतिकारियों के रूप में ये भी जाने गए, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, ये सब वगैरह नेता होते हैं। फिर काकोरी ट्रेन एक्शन जब होता है 9 अगस्त 1925 को, तो जितने भी HRA के जितने भी क्रांतिकारी होते हैं सब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इकलौते यही होते हैं जो बच के निकल जाते हैं। अब ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे एकमात्र क्रांतिकारी हैं जो काकोरी केस में पकड़े नहीं गए, तो वही है चंद्रशेखर आज़ाद। फिर हम आगे का घटनाक्रम देखते हैं तो भगत सिंह से भी जुड़ जाता है। अब भगत सिंह का देखते हैं तो भगत सिंह का कहाँ से, भगत सिंह एक्टिवेट होते हैं 1926 में, जब वो लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं सुखदेव के साथ मिलके। उसी के बाद जब दोबारा से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो HSRA ख़त्म हो गया होता है काकोरी के बाद, उसमें समाजवादी तत्व जोड़ दे रहा होता है, इसलिए उसमें समाजवादी शब्द ही जोड़ दिया जाता है HSRA के रूप में। 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है ये क्षेत्र, तो वहीं पे इसकी स्थापना करते हैं भगत सिंह और ये चंद्रशेखर आज़ाद दोनों लोग मिलके। तो जो भगत सिंह जहाँ इसके महासचिव होते हैं तो आज़ाद इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर अब ये होता है कि ये क्रांतिकारी जो घटनाएं होती हैं उसके क्रम में अब ये आगे अपनी स्थिति को आगे बढ़ाता है। तो HSRA जो होता है, सबसे पहले की घटना ये होती है कि लाला लाजपत राय जो लाठीचार्ज में सैंडर्स का विरोध करते करते लाठीचार्ज में घायल हो जाते हैं, उसके बाद तो डेथ भी हो जाती है, जहाँ वो कथन कह जाते हैं कि मेरे शरीर में पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज़ों की ताबूत पे एक कील के रूप में साबित होनी चाहिए। तो उसी का अगला घटनाक्रम होता है जो HSRA होता है। HSRA के तत्वावधान में ही लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। वहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद और ये भगत सिंह इस तरीके के लोग उसमें शामिल होते हैं। फिर उसके बाद आगे का घटनाक्रम देखते हैं तो अप्रैल 1929 में पब्लिक सेफ्टी एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल को लेकर के इसके विरोध के रूप में ये लोग जाते हैं असेंबली हॉल में बम
बम फेंकने, और इस तरीके की पर्चे भी उड़ा देते हैं कि बैरों को सुनाने के लिए तेज़ बोलना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो क्रांतिकारी होते हैं वो अपनी विचारधारा आम जन तक पहुंचाने के लिए भी ये काम करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही, तो इन वहाँ जा कर के जब बम फोड़ते हैं तो उसके बाद गिरफ्तारी भी देते हैं। गिरफ्तारी के बाद 10-10 साल की सज़ा तो सुना दी जाती है इनको, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि ये जो सैंडर्स वाला जो केस होता है ये खुल जाता है। जब ये खुल जाएगा तो अब इनको सज़ा ही सीधे फांसी की सज़ा दे दी जाती है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीनों लोगों को। अब उसी के पैरेलल अगर हम जाएंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं इन्हें छुड़ाना चाहते होते हैं। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो इलाहाबाद में जो फरवरी 1931 की घटना है, उससे मतलब भगत सिंह की फांसी के जस्ट दो महीने पहले की घटना, 2-2.5 महीने पहले की घटना, अल्फ्रेड पार्क में नॉट बाबर की मुठभेड़ में जो चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। फिर 23 अप्रैल 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को भी फांसी दे दी जाती है। तो इसी के साथ आज का सेशन तो पूरा हुआ। अब चलती हूँ मैं। इसी के साथ कुछ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी वीडियोस तो देख रहे हैं, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब मेनली ये है, मेरा अनुरोध यही है कि आप देख तो रहे हैं लेकिन वीडियो को शायद सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कुछ कमी हो तो उसको भी बताइए। अगर आप किसी तरीके का नया वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइए। तो इसी के साथ चलती हूँ। धन्यवाद।